आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत में रेल का महत्व। रेलों का आर्थिक महत्व क्या है या रेल परिवहन के विकास में देश की अर्थव्यवस्था में क्या लाभ हुआ। ये बीए फर्स्ट ईयर इंडियन इकोनॉमिक्स के अंतर्गत 42वां क्वेश्चन है, जिसे हम इस वीडियो में विस्तार से समझेंगे। तो भारत में रेलवे की स्थापना ब्रिटिश कंपनियों द्वारा की गई थी, लेकिन बाद में रेलों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। इस समय देश में 16 रेल इकाइयाँ हैं। जो 16 रेल इकाइयाँ वो कौन कौन सी हैं? तो पहला हो जाएगा मध्य रेलवे, फिर दूसरा है पूर्वी रेलवे, तीसरा है उत्तर रेलवे और चौथा हो जाएगा दक्षिणी रेलवे, फिर पांचवा है पश्चिमी रेलवे और छठवां है उत्तरी पूर्वी रेलवे, फिर आता है दक्षिणी पूर्वी रेलवे, फिर आता है पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे, फिर आता है दक्षिण मध्य रेलवे, फिर आता है पूर्वी किनारा रेलवे भुवनेश्वर, फिर अगला आता है उत्तर मध्य रेलवे इलाहाबाद, फिर अगला आता है पूर्वी रेलवे हाजीपुर, फिर 13वीं इकाई आती है दक्षिण पश्चिम रेलवे बेंगलोर, फिर उत्तर पश्चिमी रेलवे जयपुर, फिर आता है पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर और फिर लास्ट आता है बिलासपुर रेलवे बिलासपुर। यानी प्रत्येक सरकारी इकाई का प्रबंध उसके महाप्रबंधक द्वारा किया जाता है, जो अपनी इकाई के उत्तरदायी है। यह प्रबंधक रेलवे बोर्ड के अधीन कार्य करते हैं। रेलवे बोर्ड सीधा रेल मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत कार्य करता है, जिसका उत्तरदायित्व रेल मंत्री पर होता है। अब हम जानेंगे रेल परिवहन का आर्थिक महत्व। रेल परिवहन का आर्थिक महत्व क्या है? रेल परिवहन के विकास से देश की अर्थव्यवस्था का लाभ हुआ है, जिसका विवरण हम निम्न प्रकार करेंगे। इसको हम पॉइंटों में अध्ययन करेंगे। जो पहला पॉइंट है कृषि का विकास। रेलों के विकास से कृषि का विकास हुआ है। रेलों की सुविधा होने से कृषि का स्वरूप ही बदल गया। पहले किसान अपनी आसपास की वस्तुओं के लिए कृषि उपज करता था, लेकिन आज उसके दृष्टिकोण में बड़े परिवर्तन आ गए हैं। वह उन पदार्थों का उत्पादन करने लगा है जिनको निर्यात किया जाता है, जैसे कि चाय, कपास, पटसन, तंबाकू आदि, जिनका उपयोग देश के अंदर ही अन्य स्थानों पर होता है, जैसे कि अलग अलग राज्यों में। इसको आप अपनी भाषा में समझिए। मान लीजिए कि पहले हमारे दादा परदादा क्या करते थे, खाने तक के लिए अनाज उगाते थे, लेकिन जब से रेलगाड़ी आई खेती का गणित ही बदल दिया। किसान सोचने लगा अब हम जो उपज करेंगे वो सिर्फ घर तक खाने तक नहीं रुकेगा, बल्कि रेल के डिब्बों में चढ़कर शहर शहर तक, देश विदेश तक बिकेगा। यानी किसान ने सोचा कि गेहूं और धान हम तो उगा ही रहे, चलो इस साल हम कपास और चाय, पटसन, तंबाकू भी बो देते हैं, जिनकी देशों में खूब मांग है। यानी खेती अब घर में चलने का काम नहीं रहा, बल्कि बाजार में बेचने का धंधा बन गया है। रेलवे ने किसानों को सिर्फ माल ढोने का जरिया नहीं, बल्कि देश की सोच बदल दी। अब किसान सिर्फ पेट पालने वाला नहीं, बल्कि देश के बाजार का बड़ा खिलाड़ी बन गया है। रेलगाड़ी ने गाँव के किसान को शहर के व्यापारी से जोड़ दिया है। फिर आता है अगला पॉइंट, नाशवान वस्तुओं की बिक्री। रेलों द्वारा नाशवान वस्तुएं जैसे फल, तरकारी, दूध, मक्खन, घी, गन्ना, मछलियाँ आदि एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजी जाती हैं। इनसे इन वस्तुओं के उत्पादन व बिक्री में वृद्धि होती है। जैसे जो गांव में सब्जियां उत्पादन की जाती है, वस्तु उत्पादन किया जाता है, वो कच्चे होते हैं। पूरे जितने उत्पादन होते हैं पूरे कच्चे होते हैं। जैसे हरी धनिया हो गई, फल हो गए, दूध हो गया, मक्खन हो गया, मछलियाँ हो गई, ये क्या होती है? कच्ची वस्तुएं होती है। अब इनको रखना यानी घाटा सहना। लेकिन जब से रेलगाड़ी आई तो किसान बोला कि धनिया पत्ता, टमाटर, मछली, दूध सब सीधा रेल से भेज देंगे, खराब होने का डर खत्म। मतलब जो चीजें खराब हो जाती थी, फल, दूध, सब्जी, मक्खन, अब उन्हें लंबी दूरी तक भेजकर बेचा जाने लगा। इसी से इनका उत्पादन भी बढ़ा और बिक्री भी बढ़ी। फिर अगला पॉइंट आता है अकालों पर नियंत्रण। भारत में अकाल पड़ना एक सामान्य बात थी, लेकिन जब से रेल परिवहन का विकास हुआ तब से अकाल न केवल नियंत्रण ही कर लिया, बल्कि अकाल पड़ना ही असंभव हो गया। रेलों द्वारा खाद्यान्न एक स्थान से दूसरे स्थान तक बहुत शीघ्र भेज दिया जाता है। आप इसको अपनी भाषा में समझिए। पहले पुरखे लोग क्या कहते थे, बेटा अकाल पड़ता था, गांव गांव में लोग भूखे मरते थे, क्योंकि अनाज था तो सही मगर एक जगह पड़ा सड़ता था और दूसरी जगह वहाँ लोग भूखे से बिलबिला जाते थे। अनाज था मगर पहुँचाने का साधन नहीं था। और जब से रेलगाड़ी आई तो क्या किया कि जहाँ हम अनाज का भंडार जैसे पंजाब, हरियाणा, वहाँ सीधा रेल से लोड करके उन जगह में भेज देते थे जहाँ अकाल पड़ा है। यानी रेल ने अकाल को कागज पर ही सीमित कर दिया। हकीकत में गांव गांव तक राहत पहुंच गई। अब आप ही सोचिए, पुराने जमाने के लोग जब अकाल पड़ता था तो राजा लोग क्या करते थे, हाथ जोड़ते थे, भगवान बारिश कर दो। अब रेलगाड़ी आ गई, अब बारिश हो या ना हो अनाज तो रेल से आ जाएगा। रेल ने अकाल से लड़ने का तरीका बदल दिया। पहले लोग भगवान का इंतजार करते थे, अब रेल का शेड्यूल देखते हैं। रेलवे ने भारत की भुखमरी पर ब्रेक लगा दिया। अब भारत के किसी भी कोने में अनाज की कमी नहीं रहने दी जाती है, क्योंकि रेल के जरिए अनाज वहाँ पहुँचाना जहाँ लोगों को उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। रेलगाड़ी सिर्फ पटरियों पर नहीं दौड़ती, वो भूख की लड़ाई भी लड़ती है। फिर आता है अगला पॉइंट
चौथा, मूल्यों में स्थिरता। देश में वस्तुओं के मूल्यों में जो विषमता रहती थी, रेलों के विकास में काफी हद तक कम हो गई है, क्योंकि रेलों द्वारा आसानी से माल एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जा सकता है। अब इसको अपनी भाषा में समझिए। मान लीजिए गांव में आलू 5 रुपए बिकता था, शहर में वही आलू 20 रुपए में बिकता था। क्यों? क्योंकि माल पहुंचाने का साधन नहीं था। अब रेलगाड़ी ने क्या किया, जहाँ आलू ज्यादा पैदा हुआ वहाँ से सीधा शहर भेज दिया। अब शहर में भी दाम गिर गए और गांव के किसान को भी अच्छा दाम मिलने लगा। यही है मूल्य में स्थिरता। मतलब रेल ने जहाँ सस्ता है वहाँ से खरीदो और जहाँ महंगा है वहाँ बेचो का रास्ता आसान कर दिया। आप कल्पना करिए, पहले गांव में घी, दूध, सब्जी सस्ते मिलते थे और गांव शहर में उसकी कीमत आसमान पर थी। अब रेल ने गाँव का माल शहर भेजा और शहर का माल गाँव लाया। जहाँ माल ज्यादा है वहाँ से उठाओ और जहाँ कमी है वहाँ पटको। यही फार्मूला है मूल्य में स्थिरता का। रेलवे ने गरीब और अमीर के बाजार में जो दामों का फर्क था उसे मिटा दिया। अब गांव के किसान को भी सही दाम मिलता है और शहर के ग्राहक को भी चीजें सस्ती मिलती है। रेलगाड़ी सिर्फ माल ही नहीं ढोती बल्कि कीमतों की समानता की दीवार भी गिरा देती है। फिर हमारा अगला पॉइंट है 5वां, उद्योगों का विकास। रेलगाड़ी के आने से उद्योगों का भी विकास हुआ। देश में औद्योगिकरण का प्रादुर्भाव रेलों के विकास के साथ ही हुआ। आज रेलें कोयला, लोहा इस्पात, सीमेंट, सूत, सूती वस्त्र आदि उद्योगों के विकास योगदान दे रही है। रेलों के द्वारा ही सैकड़ों किलोमीटर दूर से कच्चा माल जैसे कोयला आदि उत्पादन स्थान पर पहुंचाया जा सकता है। अब आप इसको अपनी भाषा में समझिए। फैक्ट्री चलाने के लिए क्या चाहिए? कच्चा माल चाहिए। कोयला हो गया, लोहा हो गया, सीमेंट हो गया। यह कच्चा माल क्या होता है? जंगल पहाड़ों में होता है और फैक्ट्री क्या होती है? शहरों में होती है। अब बैलगाड़ी से लाएंगे तो फैक्ट्री बंद हो जाएगी, माल पहुँचते पहुँचते बुढ़ा ही हो जाएगा। तभी क्या होता है, रेलगाड़ी आई और बोली कोयला, लोहा, सीमेंट सब चढ़ाओ मेरे डिब्बों में, मैं सीधा फैक्ट्री पहुंचा दूंगी। बस इसी से देश में उद्योग का बूम आ गया, यानी उद्योग का विकास तेजी से होने लगा। मतलब रेल ने गांव जंगल से कच्चा माल लाकर फैक्ट्री में बदला और फिर तैयार माल बाजार में पहुंचा दिया। अब आप ही सोचिए, रेल के बिना फैक्ट्री मालिक रो रहा है, माल नहीं आएगा तो हम बना के क्या बेचेंगे। रेलगाड़ी आई और बोली मैं कच्चा माल भी लाऊंगी, तैयार माल भी ले जाऊंगी। रेल ने गाँव, जंगल, पहाड़, फैक्ट्री और बाजार सभी को एक पटरी में जोड़ दिया। यानी रेलवे ने भारत में उद्योग को सांस दी, क्योंकि बिना रेल के न कोयला फैक्ट्री तक पहुंचता है, न कपड़ा मिलें चलती हैं, न सीमेंट कारखाने टिकते हैं। रेलगाड़ी ने देश में मेक इन इंडिया की असली नींव डाली थी। फिर आता है अगला पॉइंट, 6वां, नगरों की वृद्धि। भारत गाँवों का देश है जिसमें करीब 6 लाख लोग गाँव में है। रेलों की स्थापना है कि इनके विकास से सैकड़ों गाँव कस्बे नगरों में परिणत हो गए। समुद्री बंदरगाहों का विकास हुआ। कानपुर पहले एक छोटा सा कस्बा था जिसकी आबादी 50,000 के लगभग थी, लेकिन आज इसकी आबादी 25 लाख से अधिक है। यह रेलों के विकास के कारण ही संभव हुआ है। रेलवे स्टेशन किसी भी क्षेत्र का ग्रोथ पॉइंट होता है। लोग वहां बसने लगते हैं जहां व्यापार बढ़ता है और धीरे धीरे गांव से नगर बनने लगता है। इस तरह रेलवे ने शहरीकरण को तेज कर दिया। जैसे हावड़ा स्टेशन, आसपास पूरा कोलकाता का बिजनेस हब खड़ा हो गया। अगर रेलवे न होती तो वहाँ का इलाका अभी भी गाँव जैसा ही होता। यानी रेलवे स्टेशन किसी भी गाँव को नगर में बदलने की मशीन होती है। जहाँ पटरी पहुँचती है वहाँ बाजार, फैक्ट्री और बस्ती अपने आप उगाती है। तो दोस्तों, आपको इन वीडियो के माध्यम से रेलों के आर्थिक महत्व समझ में आ गया होगा। हम मिलते हैं अगली वीडियो में रेलों की समस्या क्या है। तब तक के लिए थैंक्स वॉचिंग फॉर माई वीडियो।